हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लेव ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लेसन पोएट्स एंड पैनकेक्स, जिसके हम दो पार्ट जो हैं वो पहले पढ़ चुके हैं। ये है पार्ट नंबर 3, जिसके अंदर आगे का लेसन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है जेमिनी स्टूडियो में। तो यहाँ पे आपको बताया है कि जेमिनी स्टूडियो वॉज द फेवरेट हॉन्ट। हॉन्ट का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट? हॉन्ट कहते हैं अड्डे को, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर के चाय पानी पीते हैं, नाश्ता करते हैं, जो उनका अड्डा होता है, रोजाना वहीं पे बैठते हैं, तो उसको हॉन्ट बोलते हैं। तो जेमिनी स्टूडियो के अंदर एक फेवरेट हॉन्ट था पोइट्स, कवियों का, लाइक एस.डी.एस. योगिया। ये कुछ कवियों के नाम दिए, देखिए पोएट्स के नाम दिए हैं। एस.डी.एस. योगिया फ्रीडम फाइटर थे, आप नीचे लेसन के देख सकते हैं, लिखा हुआ भी है। फ्रीडम फाइटर थे, पोएट भी थे। और दूसरा नाम दिया संगू सुब्रमण्यम, और तीसरा नाम दिया कृष्णा शास्त्री एंड हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय है, वो भी एक बहुत अच्छे पोएट्स थे इंडिया के, ठीक है। तो ये कुछ कवियों के नाम दिए हैं, पोएट्स के नाम दिए। इनका अड्डा था जेमिनी स्टूडियो जो है वो। इट हैड एन एक्सीलेंट मेस, और इसके अंदर देखिए बहुत ही अच्छी मेस थी। एक्सीलेंट मेस, मेस वो होती है जहाँ पर चाय नाश्ता बनाया जाता है, तो मेस बहुत अच्छी थी। विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी, जहाँ से अच्छी कॉफ़ी सप्लाई होती थी। एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे, दिन के पूरे समय कॉफ़ी सप्लाई होती थी इसी मेस से। एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और अधिकांश पार्ट जो होता था नाइट का, रात का, रात के अंदर भी कॉफ़ी सप्लाई होती थी इस मेस से, जो कि जेमिनी स्टूडियो के अंदर थी। Those were the days, और ये वो दिन थे when कांग्रेस रूल में, जब कांग्रेस रूल का मतलब था प्रोहिबिशन, निषेध, मनाही। प्रोहिबिशन का अर्थ था मनाही। तो कांग्रेस रूल था उन दिनों के अंदर, और कांग्रेस रूल का मतलब था प्रोहिबिशन, यानी कोई शराब पार्टी या कुछ ऐसा नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते। एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी, और एक कप ऑफ कॉफ़ी यानी एक कप कॉफ़ी के ऊपर मीटिंग करना या इकट्ठे होना, वॉज रादर सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट। एक थोड़ा सा सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट था, यानी थोड़ा सा संतोषजनक मनोरंजन था उन दिनों के अंदर। यही मनोरंजन था कि कुछ लोग बैठ करके चाय पी सकते थे, साथ में कॉफ़ी पी सकते थे, तो ये इनका मनोरंजन होता था। बेरिंग द ऑफिस बॉयज, अब यहाँ पे बेरिंग का अर्थ क्या होता है? बेरिंग का अर्थ होता है के सिवाय, के अतिरिक्त। बेरिंग द ऑफिस बॉयज के अतिरिक्त, एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स, और कुछ जो क्लर्क्स होते थे उनके अतिरिक्त। एवरीबडी एज एट द स्टूडियोज, स्टूडियो के अंदर बाकी के जो सारे लोग थे, रेडिएटेड लेजर, रेडिएटेड मतलब प्रसारित करना, लेजर कहते हैं खाली समय को, वो सारे के सारे खाली समय को प्रसारित करते थे। इसका मतलब कि खाली समय था उनके पास। ऑफिस बॉय को छोड़ दीजिए और कुछ क्लर्क को छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी पोएट्स वहाँ पर थे वो सारे के सारे खाली समय को बताते, यानी खाली रहते थे, उनके पास कोई काम नहीं था। ए प्री रेक्विजाइट फॉर पोइट्री, और ये क्या होता है? खाली समय जो है प्री रेक्विजाइट का अर्थ है पूर्व शर्त फॉर पोइट्री। पोइट्री के लिए पूर्व शर्त होती है, यानी पोइट्री लिखनी होती है तो उसके पास खाली समय होना बहुत जरूरी है सोचने विचारने के लिए, इसलिए पोइट्री के लिए प्री रेक्विजाइट था ये जो लेजर टाइम जो था उनका। मोस्ट ऑफ देम, और उन पोएट्स में से जो अधिकांश लोग जो थे, मोस्ट ऑफ देम, वो खादी के वस्त्र पहनते थे। एंड वर्शिप्ड गांधी जी, और गांधी जी की पूजा करते थे, यानी गांधी जी के विचारों को मानते थे। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन इसके परे यानी इसके अतिरिक्त, दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिशिएशन, उनके अंदर जरा सी भी समझ नहीं थी। फेंटेस्ट मतलब जरा सी भी, हल्की सी भी, एप्रिशिएशन कहते हैं समझ को। तो वे गांधी जी को मानते थे, गांधी जी की पूजा करते थे, गांधी जी के विचारों से सहमत थे, खादी पहनते थे, लेकिन इसके अलावा उनके अंदर बिल्कुल भी समझ नहीं थी फॉर पॉलिटिकल थॉट, राजनीतिक विचार की, ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का, यानी किसी भी प्रकार का उनके अंदर पॉलिटिकल थॉट नहीं था, सिवाय गांधी को मानने के और खादी वस्त्र पहनने के अलावा। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, दे वर ऑल अवर्स, अवर्स का अर्थ है प्रतिकूल, विपरीत, ऑपोजिट। वे सारे जो लोग थे, जो पोएट्स थे जेमिनी स्टूडियो के अंदर, वे अवर्स यानी ऑपोजिट थे, नहीं मानते थे, मतलब विरोधी थे, आप ऐसे बोल सकते हो। टू द टर्म, कौन सी टर्म के? कम्युनिज्म, जो साम्यवाद, कम्युनिज्म कहते हैं साम्यवाद को, तो साम्यवाद के वे विरोधी थे। जो भी जेमिनी स्टूडियो के पोएट्स थे वो साम्यवाद के, कम्युनिज्म के खिलाफ थे। एक कम्युनिस्ट अब खिलाफ क्यों थे, वो कारण भी यहाँ पे बता दिया कि एक जो कम्युनिस्ट होता है, यानी जो साम्यवाद का समर्थन करने वाला जो व्यक्ति होता है, कम्युनिस्ट, वो एक गॉडलेस मैन, वो एक ईश्वर विहीन आदमी होता है,
कि उसके अंदर ईश्वर का कोई वास नहीं होता है। ईश्वर का वास होने का मतलब वो धार्मिक नहीं होता है और उसके अंदर कोई दया नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ही हैड नो फिलियल और कॉन्जुगल लव। यहाँ पे आगे आपको बताया भी है, फिलियल का अर्थ होता है, आप इसका मीनिंग ले सकते हो कि जो संतान संबंधी जो प्यार होता है ना, जैसे माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, संतान संबंधी उसको बोलते हैं फिलियल। कॉन्जुगल कहते हैं वैवाहिक जो होता है, वैवाहिक जो रिश्ता होता है उसको बोलते हैं। तो फिलियल और कॉन्जुगल लव का मतलब है संतान से प्यार होना, कॉन्जुगल यानी वैवाहिक जो उनका जो जीवन है उसमें रुचि रखना, यानी अपनी वाइफ से या अपनी हस्बैंड से प्यार करना। तो जो कम्युनिस्ट व्यक्ति होता है, एक तो वो गॉडलेस होता है, ही हैड नो फिलियल और कॉन्जुगल लव, वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करता है, अपनी वाइफ से या अपने हस्बैंड से वो प्यार नहीं करता है। ही हैड नो कंपंक्शन, कंपंक्शन कहते हैं आत्मग्लानि को, यानी अपनी गलती मान करके शर्मिंदा होना। तो उस कम्युनिस्ट के अंदर आत्मग्लानि नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, कंपंक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स, अपने खुद के माता पिता को मारने में भी हो तो उसको आत्मग्लानि नहीं होती है, और ही चिल्ड्रन, अपने बच्चों को मारने में भी उसको आत्मग्लानि नहीं होती है। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कोज, वो हमेशा कारण बनता है। एंड स्प्रेड अनरेस्ट, अनरेस्ट मतलब अशांति, और हमेशा वो अशांति फैलाता रहता है। एंड वायलेंस, और हिंसा फैलाता रहता है अमोंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल। किसके बीच में? इनोसेंट यानी निर्दोष, इग्नोरेंट यानी जो अज्ञानी लोग हैं, यानी जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ जो लोग हैं उनको बोलते हैं। तो वो व्यक्ति क्या करता है, जो कम्युनिस्ट होता है, वो अशांति फैलाता है, हिंसा फैलाता है। जो इनोसेंट लोग होते हैं, निर्दोष लोग होते हैं, और जो अनपढ़ लोग होते हैं उनके बीच में। सच नोशंस, नोशन का अर्थ होता है विचार। तो इस प्रकार के जो विचार हैं, यानी कम्युनिज्म से रिलेटेड जो थॉट है, विचार है, नोशन है, विच प्रीवेल्ड, जो फैले हुए थे। प्रीवेल का अर्थ होता है फैले हुए होना, यानी बातचीत होती रहती थी इनके ऊपर। तो ये इस प्रकार के जो नोशन हैं ये प्रीवेल थे, फैले हुए थे। एवरीवेयर एज इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के अंदर, दक्षिणी भारत के अंदर हर जगह, हर स्थान पर ये विचार फैले हुए थे कम्युनिस्ट के बारे में, कम्युनिज्म के बारे में। एट दैट टाइम ऑल्सो, उस समय भी। नेचुरली, तो स्वाभाविक था। फ्लोटेड अबाउट वेगली, फ्लोटेड मतलब तैरना, तो ये विचार तैरते रहते थे। वेगली मतलब अस्पष्ट रूप से। अमोंग द खादी क्लेड पोएट्स, जो खादी के वस्त्र पहनने वाले पोएट्स थे। और जेमिनाइन स्टूडियो के जो खादी के वस्त्र पहनने वाले जो पोएट्स थे, उनके बीच में भी ये विचार है, स्पष्ट रूप से तैरते रहते थे। यानी जेमिनाइन स्टूडियो के पोएट्स हैं, वो भी कम्युनिज्म के बारे में बात करते थे। कम्युनिस्ट एक व्यक्ति होता है, उसके बारे में बात करते थे। एविडेंस ऑफ इट, और इसका प्रमाण, इसका सबूत, एविडेंस वॉज सून फोर्थ कमिंग, जल्दी ही आने वाला था। फोर्थ कमिंग मतलब आने वाला था, तो इसका सबूत भी जल्दी ही मिलने वाला था। तो स्टूडेंट्स, इसका प्रमाण क्या मिला, देखिए सबूत क्या मिला। कम्युनिज्म से रिलेटेड कौन सी घटना जेमिनाइन स्टूडियो के अंदर हुई थी, वो हम पढ़ते हैं आगे। देखिए, व्हेन फ्रैंक बुचामन्स मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, तो ये जो व्यक्ति का नाम दिया है फ्रैंक बुचामन, इसका एक दल था जिसका नाम था मोरल रीआर्मामेंट आर्मी, इसको शॉर्ट में MRA भी आप बोल सकते हो। तो फ्रैंक बुचामन का जो मोरल रीआर्मामेंट आर्मी जो थी, सम 200 स्ट्रॉन्ग, उसके अंदर लगभग 200 लोगों की भीड़ थी। स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है भीड़, तो उसमें तकरीबन 200 लोगों की भीड़ थी इस सेना के अंदर, ये इस आर्मी के अंदर या इस दल के अंदर। विजिटेड मद्रास सम टाइम इन 1952, तो इस दल ने 1952 के अंदर मद्रास में विजिट किया, यानी ये दल मद्रास में आया। दे कुड नॉट हैव फाउंड ए वार्मर पोस्ट इन इंडिया, उनको इंडिया के अंदर एक वार्मर पोस्ट नहीं मिल सकता था, यानी गर्म जोशी से स्वागत करने वाला एक जो जगह है वो नहीं मिल सकती थी। देन द जेमिनाइन स्टूडियो के अलावा, यानी जेमिनाइन स्टूडियो सबसे अच्छी जगह थी इनके स्वागत के लिए। समवन कॉल्ड द ग्रुप, तो किसी ने इस ग्रुप को कहा एन इंटरनेशनल सर्कस, कि ये तो इंटरनेशनल सर्कस है। जेमिनाइन स्टूडियो में किसी ने कहा कि ये तो इंटरनेशनल सर्कस है। दे वरंट वेरी गुड ऑन द ट्रेपीज, लेकिन बात क्या थी, अब इंटरनेशनल सर्कस किसी ने कह तो दिया, लेकिन देखिए आगे बताया कि वे ट्रेपीज में अच्छे नहीं थे। ट्रेपीज यानी जो कलाबाजी के झूले होते हैं, जो सर्कस के अंदर जो लोग होते हैं काम करते हैं, वो कलाबाजी के झूले दिखाते हैं। तो ये जो दल आया था MRA वाला, ये ट्रेपीज के अंदर अच्छा नहीं था। एंड देयर अक्वेंटेंस
अक्वेंटेंस का अर्थ होता है परिचय, विद एनिमल्स, जानवरों के साथ उनका परिचय वॉज ओनली एट द डिनर टेबल, केवल डिनर टेबल पे ही होता था। तो जो सर्कस में काम करते हैं वो तो ट्रेपीज में बहुत अच्छे होते हैं और जानवरों से बहुत ज़्यादा परिचित होते हैं, लेकिन चूंकि ये जो दल आया था ना तो ट्रेपीज में अच्छा था और ना ही जानवरों से इनका ज़्यादा परिचय था, केवल डिनर टेबल पे यानी खाने के अंदर वो जानवरों को खाते थे, उसके अलावा इनको जानवरों से कोई ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो आप इसलिए कह सकते हो कि ये इंटरनेशनल सर्कस तो नहीं थी। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेस, लेकिन उन्होंने यानी एमआरए जो दल था उसने प्रेजेंट का अर्थ था प्रस्तुत करना, 2 प्लेस, 2 नाटक प्रस्तुत किए इन ए मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से 2 नाटकों का उन्होंने प्रदर्शन किया। देयर जोथाम वैली, पहला जो नाटक था उसका नाम देखिए जोथाम वैली, ये नाम आप याद रखें दोनों जो प्ले हैं इनके, एंड द फॉरगॉटन फैक्टर, और जो दूसरा जो उनका जो प्ले था उसका नाम था द फॉरगॉटन फैक्टर। तो 2 प्ले उन्होंने प्रेजेंट किए थे, जोथाम वैली, द फॉरगॉटन फैक्टर। रेन सेवरल शोज इन मद्रास, और इन दोनों प्लेस के कई सारे शो मद्रास के अंदर चले, एंड अलोंग विद द अदर सिटीजन्स ऑफ द सिटी, और शहर के दूसरे नागरिकों के साथ साथ द जेमिनाइन फैमिली, तो जेमिनाइन फैमिली थी, जेमिनाइन परिवार था, ऑफ 600 लोगों का, सो द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन, उन्होंने इन नाटकों को, इन प्लेस को बार बार देखा, यानी शहर के दूसरे लोगों ने तो देखा ही देखा, साथ में जेमिनाइन जो फैमिली थी 600 जो लोग काम करते थे जेमिनाइन फैमिली के अंदर, उन्होंने इन नाटकों को बार बार देखा था, जोथाम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर को। और ये नाटक किन्होंने प्रस्तुत किए थे, एमआरए आर्मी जो आई थी, फ्रैंक बुचानन की जो आर्मी थी, उन्होंने प्रस्तुत किए थे। द मैसेज ऑफ द प्लेज, और ये जो प्लेज थे इनका मैसेज क्या था, वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल, बहुत ही साधारण था, प्लेन एंड सिंपल था, सीधा साधा सा मैसेज था। होमिलीज, होमिलीज कहते हैं धर्म उपदेश को बोलते हैं, तो धर्म का उपदेश दिया था इन्होंने, ये इसका मैसेज था। बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम्स, लेकिन जो सेट था यानी जो सेट लगाया गया था और कॉस्ट्यूम, और जो उनकी वेशभूषा थी, जो पोशाक थी उनकी, जो अभिनय करने वाले जो लोग थे इन नाटकों के अंदर, वह फर्स्ट रेट, वो उत्तम दर्जे की थी, फर्स्ट रेट थी। मद्रास एंड तमिल ड्रामा कम्युनिटी, अब जो मद्रास जो था और तमिल ड्रामा कम्युनिटी, यानी तमिल ड्रामा कम्युनिटी जो थी, कम्युनिटी मतलब समुदाय, तो तमिल नाटक बनाने वाला जो समुदाय था जिसमें जेमिनाइन स्टूडियो भी था, वर टेरिबली इम्प्रेस, टेरिबली मतलब बहुत ज़्यादा, इम्प्रेस मतलब प्रभावित होना, वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुए इन नाटकों से। एंड फॉर सम ईयर्स, और कई सालों तक, ऑलमोस्ट ऑल तमिल प्लेस, लगभग सभी तमिल नाटकों में, हैड ए सीन ऑफ सनराइज एंड सनसेट, उसके अंदर सनराइज का सीन दिखाया जाता, सनराइज यानी सूर्योदय का, और सनसेट सूर्यास्त का सीन भी दिखाया जाता। हर तमिल नाटक के अंदर ये सीन होता था सनराइज और सनसेट का, इन द मैनर ऑफ जोथाम वैली, जैसा कि जोथाम वैली के अंदर दिखाया गया था। और जोथाम वैली प्रेजेंट किसने किया था, एमआरए ने। तो एमआरए का इतना प्रभाव पड़ा था कि जोथाम वैली के अंदर जो सनराइज और सनसेट का जो दृश्य था वो हर तमिल नाटक के अंदर कई सालों तक दिखाया जाने लगा। विद ए बेयर स्टेज, और इस दृश्य के अंदर क्या दिखाया जाता था, बेयर स्टेज, स्टेज के ऊपर कुछ कोई भी नहीं होता था, खाली स्टेज होता था, बेयर स्टेज होता था। ए वाइट बैकग्राउंड कर्टन, और पीछे बैकग्राउंड के अंदर सफ़ेद रंग का पर्दा लगा होता था, कर्टन लगा होता था। एंड ए ट्यून प्लेड ऑन द फ्लूट, और बांसुरी के ऊपर, फ्लूट बांसुरी को कहते हैं, और बांसुरी के ऊपर एक धुन चलती रहती थी, बजती रहती थी। ये दृश्य था जोथाम वैली का, और सनराइज और सनसेट का इसके अंदर दिखाते थे। इट वॉज सम ईयर्स लेटर, कुछ सालों के बाद, डेट आई लर्न डेट, मुझे पता चला कि द एमआरए वॉज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट। अब यहाँ पे आपको देखिए शोकामित्रन क्या कह रहे हैं कि कुछ सालों के बाद मुझे पता चला कि जो एमआरए दल आया था जेमिनाइन स्टूडियो में, वॉज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट, वो एक काउंटर मूवमेंट था, यानी एक खिलाफत आंदोलन था, टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म, अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के खिलाफ था वो। एंड द बिग बॉसेज, और जो बड़े बड़े बॉस थे उनमें एसएस वासन भी आगे, यहाँ पे दिया आगे देखिए, ऑफ मद्रास, मद्रास के जो बिग बॉसेज थे, बड़े बड़े बॉस, लाइक मिस्टर वासन की तरह, सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, वो उनके हाथों में खेल गए। किनके हाथों में खेल गए, जो एमआरए दल था उनके हाथों में, यानी उनके हाथों की ये कठपुतली बन गई।
क्योंकि उन्होंने इनको यूज किया था। जो एमआरए दल था वो काउंटर मूवमेंट था। काउंटर मूवमेंट मतलब इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ उन्होंने कोई संदेश दिया था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद को किस तरीके से रोकना है, ये मैसेज उन्होंने दिया था। लेकिन यहाँ पर पता नहीं चला था एस.एस. वासन जो जेमिनी स्टूडियो के मालिक थे उनको, और जो दूसरे जो मद्रास के बड़े जो लोग थे उनको पता ही नहीं चला था। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये उनके हाथों में खेल गए, यानी इनके साथ धोखा हो गया था एक तरीके से। इनको पता ही नहीं चला कि वो मतलब एंटी कम्युनिज्म का मैसेज दे करके चले गए हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं आश्वस्त नहीं हूँ, हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस। यहाँ पे शोकामित्रन कह रहे हैं कि मैं फिर भी आश्वस्त नहीं हूँ कि वास्तव में ऐसा ही हुआ था, यानी यही केस था। अब उसका ये कारण भी आपको बता रहे हैं कि वास्तव में बड़े बड़े बॉस है उनके हाथों में खेल गए थे, ऐसा ही हुआ था, ऐसा कहना उचित है। इस बात पर मैं आश्वस्त नहीं हूँ। कारण आगे इन्होंने बताया फॉर द अनचेंजेबल आस्पेक्ट्स, क्योंकि अनचेंजेबल मतलब अपरिवर्तनीय, आस्पेक्ट्स मतलब तथ्य, बातें। तो अनचेंजेबल आस्पेक्ट जो थे ऑफ दीज बिग बॉसेज, इन बड़े बड़े जो बॉसेज थे इनके जो अपरिवर्तनीय बातें थी, एंड देयर एंटरप्राइजेज, और उनके जो उद्योग धंधे थे एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम, वो वैसे के वैसे ही रहे। एमआरए के साथ और नो एमआरए या एमआरए के बिना, ये जो दल आया था इसके साथ या इसके बिना, यानी पहले जैसे इनके उद्योग धंधे इनकी तौर तरीके चलते थे बिल्कुल वैसे ही इनके बाद में चलते रहे। इंटरनेशनल कम्युनिज्म के साथ और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म, या फिर इंटरनेशनल कम्युनिज्म के बिना इनके तौर तरीके, उद्योग धंधे, काम धंधा बिल्कुल वैसा का वैसा ही चलता रहा। एमआरए आने से पहले जैसा चल रहा था एमआरए के जाने के बाद भी वैसा चलता रहा। तो आप कह सकते हो कि इनको ज़्यादा इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने मैसेज जरूर फैलाया था इंटरनेशनल कम्युनिज्म के खिलाफ, लेकिन कोई ज़्यादा असर पड़ा नहीं था उसका। द स्टाफ ऑफ जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग, उन्होंने बहुत ही अच्छा समय बिताया था होस्टिंग, मेज़बानी करते हुए 200 पीपल, 200 लोगों की, क्योंकि एमआरए के अंदर 200 लोग थे तो 200 लोगों की मेजबानी करी थी जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ ने, ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइजेस, और वो जो लोग थे वो हर रंग के थे, यानी हर जाति के थे, एंड साइजेस और हर आकार के थे, छोटे बच्चे भी थे उसमें, बड़े भी थे, बूढ़े भी थे, और हर जाति के, ह्यूज रंग का मतलब यहाँ पे हर जाति के लोग थे उसमें, ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज, और वो 20 नेशनलिटीज को बिलोंग करते थे, यानी ये 200 लोग थे, ये 20 देशों के लोग थे, 200 अलग अलग देशों के लोग थे। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन, और जब इन्होंने उनका स्वागत किया था, उनको होस्ट किया था, इट वॉज सच ए चेंज, तो ये एक बदलाव हो गया था, फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर, जो हमेशा क्राउड प्लेयर को इकट्ठा करना होता था, वेटिंग टू बी स्लैप्ड, और फिर वो इंतजार करते थे चुपड़े जाने का, विथ थिक लेयर, मोटी परत की उनके लगाई जाएगी चेहरे पर, ऑफ मेकअप की बाय द ऑफिस बॉय के द्वारा इन द मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर। तो ये जो उनका रोजाना का एक रूटीन बन गया था, इसके अंदर एक बदलाव हो गया था। रूटीन क्या था उनका कि जो क्राउड प्लेयर्स हैं उनको इकट्ठा किया जाता, और फिर ऑफिस बॉय है उनके स्लैप करता, क्या चीज़, मेकअप, यानी उनको चुपड़ता, उनके चेहरे पर मेकअप लगाता, जो कि मेकअप डिपार्टमेंट के अंदर काम करता था। तो ये जो उनका रूटीन था उसके अंदर एक बदलाव हो गया था जब ये 200 लोग जेमिनी स्टूडियो के अंदर आए थे। तो ए फ्यू मंथ्स लेटर, कुछ महीनों के बाद, जो एमआरए दल जो है वो जेमिनी स्टूडियो में आकर गया था, उसके कुछ महीनों के बाद द टेलीफोन लाइन्स ऑफ द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास के जो बड़े बड़े बॉसेज थे उनकी टेलीफोन लाइन्स बज्ड, वो घनघनाई, यानी टेलीफोन बजे, एंड वंस अगेन, और एक बार फिर से, वी एट जेमिनी स्टूडियो, हमने जेमिनी स्टूडियो में क्लियर ए होल शूटिंग स्टेज, पूरा जो शूटिंग स्टेज था उसको साफ किया, टू वेलकम अनदर विजिटर, एक और विजिटर का वेलकम करने के लिए, यानी एक और विजिटर जेमिनी स्टूडियो के अंदर आया, उसके स्वागत के लिए इन्होंने तैयारी कर ली। ऑल दे सेड वाज दैट, जो भी उन्होंने कहा वो ये था कि ही वॉज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड, कि इंग्लैंड का एक पोइट आ रहा है। जो भी इनको शुरू के अंदर पता चला कि कौन आ रहा है, भाई मेहमान कौन आ रहा है जेमिनी स्टूडियो के अंदर, तो इनको पता चला कि इंग्लैंड का कोई पोइट है वो आ रहा है। द ओनली पोइट्स फ्रॉम इंग्लैंड के केवल मात्र जो पोइट्स थे, द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू, जिनको साधारण जेमिनी स्टाफ जानता था और हर्ड ऑफ, या फिर उनके बारे में सुन रखा था, वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन,
तो साधारण जो जेमिनी स्टूडियो का जो स्टाफ था उन्होंने वर्ड्सवर्थ के बारे में सुन रखा था और टेनिसन जो इंग्लैंड के पोइट्स थे इनके बारे में सुन रखा था। ज़्यादा पोइट्स जो थे उनको नहीं जानते थे ये। द मोर लिटरेट वंस, और ज़्यादा जो लिटरेट थे यानी पढ़े लिखे ज़्यादा लोग जो काम करते थे जेमिनी स्टूडियो में, न्यू ऑफ कीट्स, वो कीट्स को भी जानते थे, सेली एंड बायरन इनको भी जानते थे। तो थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो, कीट्स, सेली, बायरन इनको भी जानते थे। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो, और एक दो जने ऐसे थे जेमिनी स्टूडियो में जो थोड़ा सा जानते थे ऑफ समवन बाय द नेम इलियट, इलियट के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, यानी थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे, वो इलियट के बारे में उन्होंने सुन रखा था। हु वाज द पोइट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ? अब जेमिनी स्टूडियो के अंदर कौन आने वाला था, यानी अब जेमिनी स्टूडियो के अंदर इनमें से कौन विजिट करने वाला था? ये कुछ पोइट हैं जिनके नाम आपको यहाँ पे बताए हैं, सारे इंग्लैंड के ही हैं कि कम पढ़े लिखे लोग थे जेमिनी स्टूडियो में, वर्ड्सवर्थ, टेनिसन के बारे में जानते थे, थोड़े ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो कीट्स, सेली, बायरन को भी जानते थे, और थोड़े एक दो लोग ऐसे भी थे जो इलियट को भी जानते थे। तो लेकिन अब कौन आने वाला था जेमिनी स्टूडियो में जिसका स्वागत इनको करना था, स्वागत के लिए तैयार होना था? ही इज़ नॉट ए पोइट, वो एक कवि नहीं है। ही इज़ एन एडिटर, वो तो एक एडिटर है। That's why the boss is giving him a big reception. यही कारण था कि हमारा जो बॉस था SS वॉटसन गिविंग हिम ए बिग रिसेप्शन, उनको एक बड़ा रिसेप्शन दे रहा था, यानी उनकी अच्छी तरीके से स्वागत कर रहा था क्योंकि वो एक एडिटर था इसलिए। वॉटसन वॉज ऑल्सो द एडिटर, वॉटसन है जो जेमिनी स्टूडियो के मालिक थे SS वॉटसन, ऑल्सो द एडिटर, वो भी एडिटर थे ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली, एक तमिल साप्ताहिक पत्रिका थी जिसका नाम था आनंदा विकेतन, आनंदा विकेतन। तो इसके एडिटर थे ये SS वासन जो है, और अभी जो व्यक्ति आने वाला था वो भी एक एडिटर था, इसलिए SS वासन है उसको बहुत बड़ा रिसेप्शन दे रहे थे, बहुत बड़ा उसका स्वागत करने जा रहे थे। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखें यहाँ पर कि वासन है वो एक एडिटर भी थे और तमिल साप्ताहिक एक पत्रिका थी आनंदा विकेतन, उसके एडिटर ये थे, ठीक है। He wasn't the editor of any of the known names of British publications in Madras. अब जो व्यक्ति आने वाला था उसके बारे में बताया कि वो किसका एडिटर था। He wasn't the editor of any of the known names. वो किसी भी परिचित नाम का एडिटर नहीं था of British publications in Madras. मद्रास के अंदर जितने भी ब्रिटिश पब्लिकेशंस थे, यानी जितने भी इंग्लैंड के पत्रिकाएं छपती थी जो परिचित थी, जिनको लोग जानते थे, उनमें से किसी भी पत्रिका का वो एडिटर नहीं था जो व्यक्ति आने वाला था वो। दैट इज दोज नोन एट द जेमिनी स्टूडियो। यही बात जेमिनी स्टूडियो के लोग हैं वो जानते थे, यानी इतना ही पता था कि मद्रास के अंदर जितनी भी पत्रिकाएं छपती है उनमें से तो वो किसी का एडिटर नहीं है। सिंस द टॉप मैन ऑफ द हिंदू, क्योंकि जो द हिंदू ये समाचार पत्र है, द हिंदू के जो बड़े लोग थे, टॉप मैन, मुख्य जो लोग थे, मुख्य एडिटर जो थे द हिंदू के, वह टेकिंग द इनिशिएटिव, वो शुरुआत ले रहे थे, इनिशिएटिव ले रहे थे। इनिशिएटिव का अर्थ होता है शुरुआत। द सरमाइज वॉज दैट, सरमाइज का अर्थ होता है अनुमान, तो इसीलिए अनुमान ये था कि द पोइट वॉज द एडिटर ऑफ ए डेली, कि जो पोइट आने वाले हैं वो एक दिल्ली पत्रिका के एडिटर हैं, यानी रोजाना जो छपती है उसके एडिटर हैं, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्डियन, लेकिन मैनचेस्टर गार्डियन जो पत्रिका है उसके वो एडिटर नहीं है, और द लंदन टाइम्स या फिर लंदन टाइम्स के वो एडिटर नहीं है। ये दो फेमस पत्रिकाएं जो दिल्ली छपती है इंग्लैंड के अंदर, द मैनचेस्टर गार्डियन और लंदन टाइम्स, इनके वो एडिटर नहीं थे। इसके अलावा कोई नाम यहाँ पे आपको नहीं बताया, उसके वो एडिटर थे जो आने वाले थे यहाँ पर जेमिनी स्टूडियो में। That was all that, यही था। That even the most well informed among us knew, जो हमारे बीच में सबसे ज़्यादा परिचित थे जेमिनी स्टूडियो में वो जानते थे, यानी इसके अलावा ज़्यादा किसी को कुछ भी नहीं पता था, इतना ही जानते थे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, आगे का लेसन हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।